घर में कदम रखते ही जो मंजर मेरी आंखों ने देखा था, मेरा तो दिमाग घूम के रह गया था। मुझे शुरू से इस बात से शदीद चिढ़ थी कि कोई मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में दाखिल होता और मेरी अलमारी खोलकर उसमें छेड़छाड़ करता। लेकिन आज जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो एक बार फिर माथे पर गुस्से से बल पड़ चुके थे। कल जो कुछ मेरे आते ही घर में हुआ था, सोच रहा था कि आज एक बार फिर घर की हालत कुछ ऐसी होगी। लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे पे दस्तक दी तो ये देख के मेरा पारा मजीद हाई हो गया कि दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। लो भाई, इस महारानी की हरकतें देख लो। खुद तो इसमें अकल नाम की चीज़ है नहीं, दिमाग से पैदल है और दरवाज़ा भी खुला छोड़ा हुआ है। अगर कोई चोर उचक्का आता तो फिर बिला वजह मेरा ही नुकसान होना था। इस पागल का क्या जाता, खुद तो पागलों की तरह उछलती कूदती एक तरफ कोने में दुबक के बैठ जाती। इस मनहूस को कुछ कह भी नहीं सकता। मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन घर में मामूल से ज्यादा ही खामोशी थी। जैसे ही मैं सहन से होता हुआ लाउंज में आया तो मुझे अपने कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ मिला और साथ ही अपनी अलमारी से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। गुस्से से मेरा पारा हाई हो चुका था। कमरे में कदम रखते ही मैं चिल्ला के कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में दाखिल होने की और मेरी चीज़ों के साथ छेड़खानी करने की? तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दूंगा मैं। कितनी दफ़ा मना किया था मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में मत आया करो, फिर किससे पूछ कर तुमने यहाँ पे कदम रखा? मेरे चिल्लाने पे उसके हाथ से मेरी पुरानी शर्ट गिर चुकी थी। मैं हैरत से उसे देखे जा रहा था। अलमारी बंद करते ही उसने मेरी तरफ देखा। 21-22 साल की थी वो, लेकिन दिमाग अभी भी 8-9 साल के बच्चे जैसा था, या फिर उससे भी छोटा। इतना लंबा कद था, लेकिन अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। बाल बिखरे हुए थे जैसे कई दिनों से कंघी ना की गई हो, और शायद उसने खाना खाने के बाद अपना मुंह भी साफ नहीं किया था, क्योंकि चेहरे पे भी अभी भी सालन के दाग मौजूद थे। जल्दी से सिसकते हुए मुझे देख के कहने लगी, शुक्र है तुम आ गए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द। मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे चोट लग गई है और बहुत दर्द भी हो रहा है। बाहर फर्श पे बैठ के खेल रही थी तो सारा फर्श भी सुर्ख हो गया। इसी चक्कर में रोते हुए भाग के आई और मेरे सीने से लिपट गई। जैसे ही वो मेरे सीने से आके लगी तो मेरे वजूद में एक करंट सा दौड़ गया। पूरे वजूद में एक अजीबो गरीब सी लहर तैरने लगी, लेकिन मैं अपने हवास पे काबू पाते हुए फौरन से उसे खुद से अलग करने लगा और गुस्से से कहने लगा, कितनी बार तुम्हें मना किया है कि मेरे करीब मत आया करो। लाख बार मैं उसे कह चुका था कि यूं मेरे सीने से मत आके लगा करो, मुझे शदीद नफरत महसूस होती है तुमसे। नहीं हूँ भाई मैं तुम्हारा, लेकिन फिर भी बात बात पे मेरे सीने से आके लिपट जाती और एक अजीब सा एहसास मेरे पूरे वजूद में सरायत करने लगता। ये एहसास किस चीज़ का था मैं खुद भी अभी तक नहीं समझ पाया था। फौरन रोते हुए उसने अपना हाथ जिस तरफ इशारा करके बढ़ाया, मैं शर्म से पानी पानी हो गया। फौरन कहने लगी, मुझे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग गई है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। वो हाथ रखते हुए रोते हुए बोली तो मेरी नज़रें उसके कमीज़ पे गईं, जहाँ पे लगे सुर्ख निशान देखकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। उसे मखसूस अय्याम शुरू हो चुके थे। हैरत की बात तो ये थी कि नॉर्मल लड़कियों के ये दिन तो बहुत कम उम्र में शुरू हो जाते हैं, लेकिन शायद जिस तरह उसकी दिमागी कैफियत थी, बचपन से ही उसका दिमाग ख़राब था, शायद उसके जो मखसूस अय्याम थे वो भी अब आए थे। ये देख के मुझे उससे शदीद उलझन होने लगी। शदीद हकारत से मैं उसे देख के कहने लगा, व्हाट द हेल, ये क्या गंदगी मचा रही हो तुम मेरे कमरे में? निकलो मेरे कमरे से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी खोल के चीज़ें ऊपर तले करने की? कहीं तुमने मेरे कपड़े ख़राब करने की कोशिश तो नहीं की? लेकिन वो फूट फूट के रोते हुए दरवाजे के पास खड़ी होकर कहने लगी कि फरहान, तुम बहुत गंदे हो, मुझे इतना दर्द हो रहा है और तुम मुझे यहाँ से बाहर भेज रहे हो। वो रोते हुए ज़मीन पे बैठ गई तो मुझे उस पर थोड़ा रहम आ ही गया। जल्दी से उसे पानी ला के पिलाया। अजीब मुसीबत थी, माँ बाबा के जाने के बाद ये मुसीबत मेरे गले पड़ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जिम्मेदारी उठा पा रहा था, फिर इस पागल नूरा को मैं कहाँ तक संभालता रहता। शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था, क्योंकि यकदम से इसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और वो बेहोश हो चुकी थी। अब उसे टैक्सी में बिठाकर गाड़ी में तो लेके जा रहा था, लेकिन साथ साथ दिमाग में ये ख्यालात भी पनप रहे थे कि अगर कोई मुझसे पूछ लेता कि तुम्हारी क्या लगती है तो मुझे क्या बताता कि मैं इसका भाई हूँ, वो भी सौतेला। देखने वाले क्या कहते? शर्म के मारे तो मुझे डूब मरना चाहिए था। काश बाबा आपकी जगह ये मर चुकी होती। हॉस्पिटल में पहुंचते ही जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो मुझसे सबसे पहले यही पूछा था कि आपका पेशेंट के साथ क्या रिश्ता है। मैंने झिझकते हुए कहा कि भाई हूँ इसका। इसका जहनी तवाज़ुन ख़राब है, इसे अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं है और इत्तेफाक से हमारी वालदा का भी इंतकाल हो चुका है, इसलिए मुझे यही बेहतर लगा कि मैं इसे हॉस्पिटल ले आऊं। डॉक्टर भी सूरत हाल समझ चुकी थी, इसलिए जैसे ही नोरा को होश आया तो उसे बड़े प्यार से उन मखसूस अय्याम के बारे में समझाने लगी और ये भी समझाया कि दोबारा इन सब का जिक्र अपने भाई के सामने मत करना। ये सब कुछ घर के मर्दों से सीक्रेट रखा जाता है।
वो किसी भोले बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाती अपने कानों के पीछे बाल घुमाती हुई मान चुकी थी। फिर जैसे ही कमरे से बाहर निकल के आई तो उसकी भोली मगर दिमाग से पैदल सूरत देखकर मेरा दिमाग फिर से खराब होने लगा था। मुझे वो खुद भी सिर्फ और सिर्फ एक बोझ लगती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक तो वैसे ही मेरी नौकरी छूट चुकी थी, जेब में गिने चुने ही पैसे थे, ऊपर से इसे हॉस्पिटल लेकर आने के चक्कर में मेरा 5-6 हज़ार तो यूं ही जाया हो गया। रास्ते में जब मैं उसे घर ला रहा था तो नोरा बार बार आइसक्रीम खाने की जिद करने लगी। मजबूरन उसे आइसक्रीम दिलवा के मैं उसे घर ले आया। कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद करके कितनी ही देर छत को घूरता रहा। मेरी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी थी। शुरू से ही मैं मसले मसाइल देखता आ रहा था और अब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला नोरा थी, जिसे मेरी ज़िंदगी में शामिल होते ही मेरी ज़िंदगी को उधम मचा के रख दिया था। शुरू से ये लड़की मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मेरे बाप ने इसकी माँ के साथ दूसरी शादी कर कर मेरे सुकून को बर्बाद कर दिया था और अब माँ बाप के इंतकाल के बाद सौतेली बहन को मुझे ही झेलना पड़ रहा था, जो आए रोज़ कोई ना कोई नुकसान करती रहती, जो मुझे भाई कहती थी, लेकिन मैं उसको अपनी बहन मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी। मेरी उम्र के जितने भी मेरे दोस्त थे सभी शादीशुदा थे। एक मैं ही था जो अभी तक छड़ा छाट घूम रहा था। माँ बाप के इंतकाल के बाद ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। घर आता तो नोरा की बेतुकी बातें सुन के मेरा दिमाग पकने लगता था। पड़ोस में आबदा खाला थीं जो अक्सर हमारा हाल चाल पूछने के लिए घर में आ जाया करती थीं। एक शाम मुझे दफ्तर से छुट्टी थी, मैं उस रोज़ घर भी मौजूद था। अभी अभी नहाकर गुसल खाने से निकला था जब पड़ोस की खाला आबदा घर में दाखिल हुई। सामने का मंजर देख के फ़ौरन अपनी उंगली दांतों में दबा ली। खाला आबदा को देख के मैं भी थोड़ा सा मुस्कुरा उठा था और कहने लगा, क्या हुआ खाला, वहीं पर क्यों खड़ी हो गई हो? लेकिन खाला घर में आते ही गुस्से से नोरा को डांट के कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती? घर में जवान सौतेला भाई मौजूद है और तू बगैर दुपट्टे के घूम रही हो। अकल कब आएगी तुझे? मैंने सरसरी से अंदाज में नोरा पे ध्यान दिया तो उस वक्त बाहर सहन में बैठी क्यारी से मिट्टी निकाल के उससे मिट्टी के घरोंदे बना रही थी। पास से उसने बहुत से छोटे छोटे खिलौने रखे हुए थे जिनके साथ वो खेल रही थी। दुपट्टा उसके वजूद पे मौजूद नहीं था, बस 21 साल की लड़की थी। दिमाग छोटा था लेकिन बाकी वजूद उसका मामूल के मुताबिक ग्रोथ कर रहा था। उसके निस्वानी हुस्न में जरा भी कमी बेशी नहीं थी। वो किसी भरपूर औरत की तरह लगती थी। ऐसे में आबदा खाला की नजर पड़ते ही वो उसे अच्छा खासा डांट गई, लेकिन नोरा ढिठाई से कहने लगी, तुम में क्या है चश्मे वाली आंटी, जब भी आती हो मुझे बातें सुनाने लगती हो। मेरा घर है ये, मैं जैसे भी रहूं तुमको क्या है, जाओ यहाँ से। नहीं संभाला जाता दुपट्टा मुझसे। अभी तो मैं छोटी बच्ची हूँ, जब बड़ी होंगी तब दुपट्टा लिया करूंगी। सुन के आबदा बेगम अपना सर पकड़ के रह गई और मुझसे कहने लगी कि फरहाना ने भी पता नहीं कौन सी दवा खा के इस पागल को पैदा किया है। खुद तो अब तुम्हारे बाप को अपने साथ इस दुनिया से ले गई, लेकिन तुम्हारे सर पे ये पागल थोप के चली गई। सच पूछूं तो मुझे तुम्हारी माँ ही शुरू से पसंद थी। ये फरहाना तो मुझे एक आंख नहीं भाती थी। आबदा खाला की बात सुन के मैं फीकी हंसी हंस के रह गया था। उनकी दोस्ती मेरी माँ से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर जब मेरी माँ को ब्लड कैंसर हो गया और वो ज़िंदगी मौत की जंग लड़ते हुए हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई, तब मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। घर में एक औरत की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे वालिद भी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। सुबह उठ के नाश्ता बनाना, कपड़े इस्त्री करना, कपड़े धोना, बाकी घर के काम देखना, ये सब कुछ एक औरत ही कर सकती थी। हम जितना भी घर को संवारने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी घर बिखरा ही रहता था। यूँ खानदान वालों ने मेरे बाप की शादी एक तलाक याफ्ता औरत फरहाना से करवा दी थी, जो अकेली नहीं आई थी, बल्कि अपने साथ अपनी जहनी पागल बेटी नोरा को भी लेके आई थी। मुझे ना ही फरहाना से कोई ख़ास लगाव था और ना ही उसकी बेटी से। जब जब मैं अपने बाप को फरहाना के साथ हंसते मुस्कुराते देखता तो मुझसे शदीद किस्म का गुस्सा आता। ऐसे लगता जैसे ये औरत मेरी माँ की जगह लेने की कोशिश कर रही है। उसी की वजह से मेरी माँ इस दुनिया से गई है। मैं इस औरत को अपने बाप के साथ हंसता मुस्कुराता बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। एक बार जब मैंने अचानक अपने बाप के कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख के मेरा खून खौल उठा, क्योंकि मेरे बाबा नई माँ को अपनी गोद में बिठा के उन पे अपनी मोहब्बत लुटा रहे थे। ये मंजर देखकर मैं अंदर तक पागल हो गया। दरवाज़ा बंद करके फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आया और फिर जो मेरे मुंह में बद्दुआएं थीं मैं सारी फरहाना को देने लगा कि अल्लाह करे तुम मर जाए। तुम जैसी औरत को मैं अपने बाप के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मर जाओ, हमारी ज़िंदगी से चली जाओ। मुझे क्या पता था कि वो वक्त कबूलियत का था। फरहाना तो मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी, लेकिन साथ मेरे बाप को भी ले गई थी। दोनों का एक बहुत ही बुरी तरह कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठे और मैं अपने बाप से भी महरूम हो चुका था। खैर आबदा खाला मुझे बुलाते हुए कहने लगी कि बेटा, मुझे तो लगता है कि इस पागल को तुम्हें अब पागल खाने छोड़ के आ जाना चाहिए। कब तक यूं पराई औलाद को घर में संभालते रहोगे? दूसरा, वो तुम्हारी कोई सगी बहन नहीं है, उसका जहनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है।
उसे अपना होश होता नहीं। मुझे तो यही बेहतर लगता है कि तुम इसे पागलों के अस्पताल छोड़ आओ, वहीं रहेगी। तुम क्यों अपने साथ साथ इसके खर्चे भी उठा रहे हो? बेहतर नहीं कि शादी करके एक लड़की लाओ और फिर उसके साथ पुरसकून ज़िंदगी गुजारो। आबदा खाला की बात सुन के मेरे मन में भी शादी के लड्डू फूटने लगे। मैंने मुस्कुराते हुए हिम्मत करके आबदा खाला से कहा कि खाला, अगर कोई नज़र में लड़की हो तो मेरे लिए देखो, मैं शादी करना चाहता हूँ। अब मज़ीद अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। दफ्तर से वापस आता हूँ तो इस पागल ने पूरे घर का हशर नशर कर रखा होता है और फिर घर समेटने में लग जाता हूँ। बीवी होगी तो कम से कम मेरे काम तो कर दिया करेगी। आबदा खाला तो जैसे यही सुनने के लिए बैठी थी, जल्दी से मुस्कुरा के कहने लगी, अरे मेरा बेटा, मेरी जान, मेरी भांजी है। लड़की तो मैं ऐसे ढूंढ के लाऊंगी कि बस देखते रह जाओगे। मेरी अपनी भांजी खैर से तुम्हारी उम्र की है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है, बिल्कुल मुझ पे गई है। मैं कल ही वहाँ पर तुम्हारे रिश्ते की बात करती हूँ, बल्कि ऐसा करती हूँ कि कल मैं अपनी बहन को कहती हूँ अपनी बेटी को लेके यहाँ आ जाए। तुम भी उनसे मिल लेना और वो भी तुम्हारा घर देख लेगी। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा न रही। मुस्कुरा के कहने लगा, ठीक है खाला जान, मैं अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर देता हूँ। अभी हम यह बात कर ही रहे थे जब नोरा ने नीचे ये बात सुनी और फिर खुशी से उछलती हुई मेरे सामने आई। दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए उछल के कहने लगी, बहुत मज़ा आएगा, मेरे भाई की शादी होगी, मैं तो खूब नाचूंगी, गाऊंगी, डांस करूंगी। वो वहीं पे उछल के जो सब कुछ कर रही थी, जब वो उछल रही थी तो सिर्फ वो नहीं उछल रही थी बल्कि उसका पूरा सरापा जलजले की जद में आ चुका था। आबदा बेगम ने जब उसे यूं करते देखा तो जल्दी से बाजू से पकड़ के उसे झंझोड़ दिया और कहने लगी कि ए बेशरम लड़की, जरा तुझे शर्म नहीं है? ये क्या उछल कूद मचाई हुई है? तू कुछ छोटी बच्ची है जो इस तरह की हरकतें कर रही है? पता नहीं तेरी माँ ने तुझे क्यों बिगाड़ रखा है, तुझे तमीज़ अकल क्यों नहीं सिखाई? इतनी भी पागल नहीं है तू जितनी बनने की ड्रामे करती है। बहरहाल आबदा खाला के मुंह में जो आ रहा था वो उसे सुनाती जा रही थी। आबदा खाला की बातें सुन के नोरा वहीं बैठ के फूट फूट के रोने लगी। बिलाखिर मुझे खाला को कहना पड़ा कि खाला छोड़ो, कोई बात नहीं, है ही ऐसी, इसे समझाना न समझाना एक बराबर है। यूँ खाला कल की मुलाकात का वादा करके घर से जा चुकी थी और मैं नोरा को देखने लगा। उसे डांट के कहने लगा कि कल मेरे बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं। खबरदार, जो तुमने फालतू की हरकतें करके मेरे मेहमानों को भगाने की कोशिश की तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बल्कि मैं तुम्हें कमरे में ही बंद कर दूंगा। यूं अगले रोज जब मेहमानों के आने का वक्त हुआ तो पहले ही नोरा एक अच्छा सा सूट पहनकर मेकअप करके तैयार हुई थी। मेकअप भी उसने ऐसा किया था कि गालों पे लिपस्टिक लगा रखी थी, आंखों के नीचे काजल इतना गहरा था कि बिल्कुल जोकर जैसी लग रही थी। मैं जो सफेद कुर्ता शलवार पहन के कमरे से बाहर निकला था, नोरा को चुड़ैल बना देख के गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा कि क्या हालत बनाई है तुमने अपनी, मेरे मेहमानों को डरा के भगाने का इरादा है क्या तुम्हारा? तो वो हंस के कहने लगी, अरे भाई तुम नहीं जानते, ये आजकल की लड़कियों का फैशन है। मैंने मेकअप किया है, देखो कैसी लग रही हूँ, बिल्कुल दुल्हन जैसी ना। लेकिन मैं अब गुस्से से उसे देख के कहने लगा, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम मेहमानों को यहाँ टिकने ही नहीं दोगी, इसलिए बेहतर है कि तुम कमरे में ही बंद रहो। जैसे ही मैं उसे कमरे की तरफ लेके जाने लगा तो वो खुद को छुड़वाने लगी। अगले ही लम्हे वो मेरे हाथ पे काट चुकी थी और कहने लगी कि छोड़ो मुझे, मैं अपनी भाभी देखना चाहती हूँ, मेहमानों के बीच बैठना चाहती हूँ। जब उसने मेरे हाथ पे काटा तो मुझे शदीद गुस्सा आ गया। अगले ही लम्हे में उसे बालों से पकड़कर एक थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर गया और कहने लगा, कुछ ज़्यादा ही तुमने दिमाग ख़राब करना शुरू कर दिया है। इज्जत की ज़ुबान तुझे समझ नहीं आती, अब तेरे साथ दूसरा तरीका ही अपनाना पड़ेगा। ये कह के मैं उसे पकड़ के सीधा घर की पिछली जाने मौजूद स्टोर रूम में ले आया और फिर स्टोर रूम में धिक्का दे के स्टोर रूम को बंद कर दिया। वो दिन शदीद गर्मियों के थे। एक बार भी मुझे ख्याल नहीं आया कि स्टोर रूम में तो हब्स और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। पता नहीं इस बेचारी का क्या होगा, लेकिन मैं उसे ऐसी हालत में छोड़ के वहाँ से बाहर आ गया था। कुछ देर बाद आबदा खाला अपनी बहन और भांजी के साथ आ चुकी थी। जैसे ही मेरी नज़र आबदा खाला की भांजी पे पड़ी तो मैं देखता रह गया। वाकई में वो बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, जवान थी। मेरा घर भी उन लोगों को पसंद आ चुका था। अभी हम बैठे बातचीत कर ही रहे थे जब स्टोर रूम से मुसलसल चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। तभी लड़की की माँ कहने लगी कि इस घर में और कितने अफराद रहते हैं। मैंने तो साफ ये कह दिया था कि ये घर सिर्फ मेरा है। माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और अब मैं इकलौता ही इस घर का वारिस हूँ। मेरे अलावा और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। वो औरत कहने लगी, मेरी बेटी बहुत नाजों से पली हुई है, मेरी एक इकलौती औलाद है और मैं यही चाह रही थी कि कोई ऐसा लड़का मिले जो मेरी बेटी को अकेले घर में रखे, उसे जिम्मेदारियों के बोझ तले न डाले। मेरी तरफ से तो तुम ये रिश्ता पक्का समझो। लेकिन तभी स्टोर रूम से मुसलसल चिल्लाने की आवाज़ों में मज़ीद इजाफा होने लगा। चिल्लाने की आवाज़ें सुन के लड़की और लड़की की माँ फ़ौरन उठे थे और कहने लगे कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिछले हिस्से में कोई लड़की मौजूद हो। आबदा खाला उन्हें बहलाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो औरत खुद जाके स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल चुकी थी। अंदर बेहाल हालत में नोरा मिली थी। चिल्ला के वो बाहर आई और चीख चीख कर मेरे सीने पे मुक्के मारने लगी। गुस्से से कहने लगी कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मुझे बंद कर दिया। इतनी गर्मी थी, अगर मेरा सांस बंद हो जाता तो
वो रोते हुए मेरे सीने पे मुक्के मार के बोल रही थी, और लड़की? और लड़की की माँ मुझे शॉक्ड नज़रों से देख रहे थे और कहने लगे कि ये लड़की कौन है। मैं हिचकिचाते हुए कहने लगा, वो दरअसल बहन है मेरी। इसका ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा ख़राब है, बस इसी घर में रहती है, कभी कभार कुछ हरकत कर जाती है। अभी भी देखिए खुद ही स्टोर रूम में बंद हो गई और इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने इसको बंद किया था। लेकिन लड़की की माँ के तेवर बदल चुके थे। वो फ़ौरन कहने लगी कि मैं तो ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती जहाँ पे ऐसी पागल लड़की रहती हो। कल को मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या कुछ करती फिरे। ऐसी लड़कियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारी तरफ से तो साफ ना है। मुझे वो लड़की बहुत प्यारी लगी थी, खूबसूरत सुरमई आंखें और फिर लंबे बाल। जिस तरह उसने खुद को संभाल रखा था, मैं अब मज़ीद खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन उस औरत को रूठ के जाता देख मेरा सारा गुस्सा नोरा पे निकलने वाला था। गुस्से से कमरे में मैं वापस आया। वो लोग तो साफ इनकार करके जा चुके थे और आबदा खाला को भी साफ जवाब दे चुके थे कि दोबारा ऐसा रिश्ता मत दिखाना जिस घर में पागल लोग रहते हों। नोरा अभी भी कमरे में बैठी बच्चों की तरह चॉकलेट खा रही थी। पूरे हाथ चॉकलेट से भरे हुए थे और वो चाट चाट के उन्हें साफ कर रही थी। जब मैं गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ तो चीख के कहने लगा कि तुम मेरी खुशियों की दुश्मन हो। जब तक तुम यहाँ पे मौजूद हो तुम कभी भी मेरा घर बसने नहीं दोगी। आप दखाला ठीक कहती हैं, मुझे तुम्हें पागलों के हस्पताल छोड़ आना चाहिए। तुम वहीं रहने के काबिल हो, वहाँ रहोगी तभी मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून आएगा और मैं अपना घर बना सकूंगा। वो मासूम लड़की मुसलसल रोए जा रही थी। रोते हुए कहने लगी कि नहीं भाई ऐसा मत करो, मुझे क्यों हॉस्पिटल भेजोगे? डॉक्टर की सुई से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे यहीं तुम्हारे साथ इस घर में रहना है। मैं अब पक्का तंग नहीं करूंगी, किसी बात की फरमाइश नहीं करूंगी, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास मत छोड़ के आना। मुझे इंजेक्शन लगाएंगे, मुझे बहुत डर लगता है। रोते हुए वो आकर मेरे कदमों में घुस गई, मेरी टांग से लिपट के बच्चों की तरह रो रो के फरियाद कर रही थी। एक पल को मेरे दिल में उसके लिए रहम आ चुका था। मैं फ़ौरन पीछे हट के कहने लगा कि ये ड्रामेबाजी करनी बंद करो। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेहतर है कि खुद को सुधारो। दोबारा अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उसे वहीं छोड़ के बाहर चला आया था, लेकिन दिन ब दिन उसकी बढ़ती जवानी देख के मैं अपने आप पे कंट्रोल खोता जा रहा था। मैं नहीं जानता ये सब कुछ ठीक था या नहीं, लेकिन शायद जब एक ही घर में एक लड़का और लड़की मौजूद हों तो तीसरा शैतान भी वहाँ मौजूद होता है, जो मुझे बहकाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं खुद पे जितना काबू पाता कि मेरी नज़र नोरा की तरफ न उठे, उतना ही मेरी नज़र उस पर उठने लगी। उस रोज़ भी मैं दफ्तर से वापस घर आ रहा था। आधे रास्ते में आते हुए ही तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। बारिश में मैं मुकम्मल तौर पे भीग चुका था। घर के दरवाजे पे दस्तक दी तो कुछ देर बाद ही नोरा ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसके वजूद पे मेरी नज़र पड़ी तो एक पल को मैं उसे देखता ही रह गया। उसे सफ़ेद रंग का फ्रॉक पहन रखा था और साथ चूड़ीदार पजामा। मोटी खा खा के भैंस बनती जा रही थी। फ्रॉक उसे काफ़ी टाइट था और इस वक्त बारिश में भीगे हुए वो फ्रॉक उसके पूरे वजूद से चिपक चुका था। उसके नशेब फराज की गहराइयाँ वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रही थीं। ये मंजर देखकर मेरे दिल को कुछ होने लगा, लेकिन अगले ही पल मेरे अंदर की गैरत जाग चुकी थी। बड़े गुस्से से मैं उसे देख के कहने लगा कि ये सब कुछ क्या है? शर्म नहीं आती तुम्हें? बारिश में भीग रही हो। वो फ़ौरन बच्चों की तरह बारिश में एक बार फिर से उछलने लगी और उछल के पानी की छींटें मुझ पे गिराने लगी। उसका यूं उछलना उसके पूरे वजूद को लरजा रहा था। मैं ये मंजर मजीद न देख सका। अभी तक उसने नीचे कुछ पहनना भी शुरू नहीं किया था। घर में कोई औरत तो थी नहीं और एक बार फिर मुझे ही उसके लिए ये सब कुछ करना था, क्योंकि जो भी था वो इस घर की इज्जत थी और इज्जत को संभालना मेरा ही काम था। किसी और को या आबदा खाला को कह भी नहीं सकता था। किस मुंह से कहता और ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती। ये सोच के अगले रोज़ मैं खुद अंडरगारमेंट्स की शॉप पे गया और फिर अंदाजे से वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान ले आया। जैसे ही घर आया तो मेरे हाथ में शॉपिंग बैग देख के वो फ़ौरन मेरी तरफ लपकी। नोरा कहने लगी कि भाई क्या लाए हो मेरे लिए? चिप्स और नूडल्स लाए हो ना? लेकिन मैं उसे वो पैकेट पकड़ा के कहने लगा कि तुम्हारी ज़रूरत का सामान है, ये सामान ले जाना आबदा खाला के पास और सीखना कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और खुदा का वास्ता है जब मैं घर पे हूँ तो दुपट्टा ले लिया करो। क्यों तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? दुपट्टा क्यों नहीं लेती तुम? मैं सर पकड़ के बैठ चुका था। उस लड़की की बेहिजाबियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। मानता था कि ये दिमाग से पैदल लड़की थी, लेकिन मैं तो अपने होशो हवास में रहने वाला था। मैं आखिर कब तक अपनी नज़रों को बचा के रखता? कोई भी लड़की मुझसे शादी करने को तैयार नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे घर में पहले से ही एक जहनी बीमार लड़की मौजूद थी। उन्हें यह डर होता था कि कहीं वो उन्हें कोई नुकसान न पहुँचा दे। उस रोज़ भी जब मैं बिस्तर पर लेटा तो एक बार फिर माजी की कहानी किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगी। माँ बाप की वफ़ात को तकरीबन 6 महीने गुजर चुके थे और इन 6 महीनों में एक लम्हा भी मेरे लिए सुकून का नहीं आया था। फरहाना और मेरे बाप की शादी को 2 साल गुजर चुके थे
اور جب سے میرے باپ نے فرحانہ سے شادی کی تھی تب سے ہی میں اپنے باپ سے بھی بہت کم بولتا تھا، اور مجھے نورا تو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ جی چاہتا تھا اس کے بال کھینچ دوں، اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دوں، کیونکہ اکثر یہ میری امپورٹنٹ فائلز خراب کر دیتی، کبھی میری کوئی چیز کمرے سے گم کر دیتی۔ 2 دفعہ تو وہ میرا موبائل بھی گرا کے توڑ چکی تھی، اور میں چاہ کے بھی اسے کچھ نہ کہہ پاتا۔ ہمارا تعلق ایک معمولی مڈل کلاس فیملی سے تھا، جہاں پر ضرورت کی ہر ایک چیز تو پوری ہو جاتی تھی، لیکن اتنی وافر مقدار میں پیسہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے بڑے بڑے خرچے چٹکیوں میں پورے ہو جاتے۔ باپ کے چلے جانے کے بعد میری نوکری مجھ سے چھن گئی۔ بڑی مشکل سے مجھے اب یہ نوکری ملی تھی، لیکن اب کب تک اپنی زندگی اکیلے گزارتا؟ نورا کے ساتھ جتنا میں اپنا رویہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی مجھے اس سے کسی نہ کسی حرکت پہ شدید غصہ آ جاتا۔ ساون کا مہینہ شروع تھا، روز ہی اکثر رات کو بارش ہونے لگتی تھی۔ اس رات بھی کچھ ایسے ہوا تھا، ایسی بھیانک رات جس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی میری زندگی میں ایسی رات بھی آئے گی جب میں اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھوں گا۔ نورا جو مجھے ہر بات پہ بھائی بھائی بلاتی رہتی تھی، وہ کسی بھی طرح سے میری بہن لگتی نہیں تھی۔ مجھے تو لگا تھا شاید یہ فرحانہ کی سگی اولاد ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ فرحانہ کی بہن بچے کی ڈلیوری کے دوران انتقال کر گئی، اور یوں فرحانہ نے اپنی بھانجی کو بالکل اولاد کی طرح پالا تھا، اور وہی اولاد آج میرے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے یہاں پہ موجود تھی۔ اس رات جب شدید بارش ہو رہی تھی، میں گہری نیند میں سو رہا تھا، نورا اپنے کمرے میں سو رہی تھی، لیکن جیسے ہی بادل چمکے اور بجلی گئی تو نورا گھبرا گئی، گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ پہلے تو ماما ماما بلاتی رہی، لیکن جب کوئی اس کے قریب نہ آیا تو سہم کر خوف کے مارے میرے کمرے میں چلی آئی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ایک بار پھر بجلی اور بادل بڑے زوروں سے کڑکے تھے۔ بھاگ کر وہ بستر پہ آئی تھی اور آتے ہی میرے سینے سے چمٹ گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، گھبراہٹ کے مارے اس کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے۔ وہ فوراً میرے سینے سے لپٹ کے کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے بچا لو، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں مر جاؤں گی۔ میں مرنا نہیں چاہتی، ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ وہ میرے سینے سے لپٹ کے یہ سب کچھ بول رہی تھی، لیکن میں گہری نیند میں تھا۔ مجھے یہ سب کچھ خواب کی طرح لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کوئی خواب ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ میں بھی اسے کمرے میں جکڑ کے اپنے قریب کر گیا۔ نورا میری گرفت میں گہری نیند سو چکی تھی، لیکن میں اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول میں رکھتا؟ یہ سب کچھ ایک خواب سمجھ کے میں دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ اس کے وجود پہ پھیرنے لگا، اور پھر جھک کے اس کے وجود پہ حاوی ہونے لگا۔ میں نے اس کے وجود پہ جگہ جگہ اپنی چھاپ چھوڑنا شروع کر دی، اور پھر جب تک نورا مزاحمت کرنے کے قابل ہوئی میں اس پہ محبت لٹانے لگا۔ وہ پوری رات یوں ہی گزر چکی تھی، میں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ ہی نہ سکا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو جو منظر میں نے دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی، بستر کی چادر اپنا رنگ بدل چکی تھی، باہر بارش رک چکی تھی، جبکہ نورا بستر پر بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ میری حالت یہ تھی کہ کاٹو تو خون نہیں۔ جیسے ہی گزشتہ رات کے لمحات یاد آئے تو میں غصے سے اپنے بال نوچنے لگا۔ یہ کیا کر دیا میں نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی۔ کتنی ہی دیر میں کپ کپاتے وجود سے نورا کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کے نورا کو جگانے لگا۔ نورا اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ مجھے لگتا تھا کہ جلد سے جلد یہ سب کچھ خواب ثابت ہو جائے گا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ حقیقت میں نے تم پہ یہ سب کچھ کر دیا۔ یہ سوچ سوچ کے میں گھبرا رہا تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کیا ہوتا، میری تو بدنامی ہو جاتی۔ جیسے ہی نورا کو پانی کے چھینٹے پڑتے ہوش آیا تو وہ گلا پھاڑ کے رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، تم نے مجھے پھر سے نیچے چوٹیں دی، تم بہت برے ہو، میں سب کو بتاؤں گی کہ تم مجھے رات کو مارتے ہو۔ یہ سن کے تو میرا دماغ چکرا گیا تھا، اگر یہ کسی کو پتہ چل جاتا تو میری عزت خراب ہو جاتی۔ میں نورا کو بڑے پیار سے بہلانے کی کوشش کرتا رہا کہ نورا میری بات سنو، جو کچھ ہوا ہے میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، نیند میں ہوا ہے۔ لیکن وہ ذہنی بیمار لڑکی میری باتیں کیا سمجھ پاتی، مسلسل منہ کھول کے روئے جا رہی تھی۔ مجھے اس وقت اپنی عزت کی شدید فکر لاحق تھی، اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی یا کسی کو کانوں کان خبر پڑ جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ گھومنے لگا۔ میں نے اسی وقت ٹیکسی منگوائی اور پھر اسے پکڑ کے وہاں سے لے آیا۔ میرا رخ سیدھا مینٹل ہاسپٹل کی طرف تھا۔ مینٹل ہاسپٹل پہنچتے ہی نورا نے ہاسپٹل سر پہ اٹھا لیا، روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا، مجھے گھر جانا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ لیکن ڈاکٹر اور نرسز نورا کو پکڑ کے وہاں سے لے گئے تھے۔ نورا رہ رہ کے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ جو غلطی رات کے اندھیرے میں کر چکا تھا، مجھے لگا تھا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرا وہ گناہ چھپ جائے گا، لیکن یہ گناہ آگے چل کے مجھے کتنی بڑی غلطی کی قیمت چکانے پہ مجبور کر سکتا ہے، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نورا رو رو کے مجھے بلا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھے بچا لو، تم جو کہو گے میں کروں گی، میں تم سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، تمہارے سارے کام کر دوں گی، لیکن مجھے یہاں پہ چھوڑ کے مت جاؤ۔
یہ لوگ بہت برے ہیں، مجھے سوئی چبھائیں گے، مجھے بہت درد ہوگا، لیکن میں اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا اسے وہیں چھوڑ کر فوراً گھر کی طرف نکل آیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو پورے گھر میں سکون تھا۔ یہ سکون تو میں چاہتا تھا۔ پھر عابدہ خالہ سے میں نے ایک دفعہ پھر بات کی اور یوں یہ جان کر کے نورا کو مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا گیا ہے، وہ اپنی بھانجی کی شادی کروانے کے لیے مجھ سے راضی ہو چکی تھی۔ میں تو اس لڑکی کا بالکل دیوانہ ہی ہو چکا تھا۔ جلد ہی اس کو جمعے کو میرا اور رابعہ کا نکاح ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے تو میری زندگی مکمل طور پہ بدل کے رہ گئی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی حسین و جمیل لڑکی بیوی کے روپ میں میرے گھر میں ہوگی۔ رابعہ کے ساتھ میری زندگی کے دن کافی اچھے گزرنے لگے۔ ایک بار بھی پلٹ کے مجھے نورا کا خیال نہیں آیا تھا۔ جیسے میں مینٹل ہاسپٹل چھوڑ کے آیا تھا، میرا تو اب آفس جانے کو بھی دل نہ کرتا۔ یہی سوچتا رہتا کہ بس ہر وقت اپنی بیوی کے پہلو میں ہی رہوں، اور کچھ جوانی بھی میری اس انداز میں جوبن پہ تھی کہ نہ دن دیکھتا نہ رات۔ جب بھی من کرتا بیوی چاہے کچن میں کام کر رہی ہوتی، آٹا گوندھ رہی ہوتی، کام سے آتی میں اسے وہیں پہ اپنی باہوں میں بھر کے کمرے میں لے آتا، اور پھر جب تک میرا من نہ بھرتا میں اسے چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ یہی سکون تو مجھے اپنی زندگی میں چاہیے تھا، یہی پرائیویسی چاہیے تھی۔ پورے گھر میں کہیں بھی میں اپنی بیوی کے ساتھ جی بھر کے رومانس کر سکتا تھا۔ اس روز بھی میں آفس سے جب گھر کی طرف آنے لگا تو راستے میں مجھے کچھ بھکاری لڑکیاں نظر آئیں۔ وہاں پہ ان بھکاریوں کا پورا گروہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ سبھی 8 سے 12 سال کی لڑکیاں کسی سڑک پہ بیٹھی ہوئی عورت کو بہت مار رہی تھیں۔ اسے ذرا سا اپنا رخ بدلا تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ نورا ہے۔ بکھرے ہوئے بال، سڑک کے کنارے مٹی اور کیچڑ سے لتھڑے ہوئے بال، اور کپڑے جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سارے بھکاری بچے اسے پاگل پاگل کہہ کر پتھر مار رہے تھے۔ میں فوراً گاڑی وہیں روک کے چلانے لگا، نورا نورا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نورا کو آواز دیتے ہوئے میں بھاگ کے اس لڑکی تک آیا۔ مجھے دیکھ کے بچوں نے اسے مارنا چھوڑ دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے، مگر روتے ہوئے جب اس لڑکی نے پلٹ کے میری طرف دیکھا تو میرا سانس سینے میں تھم گیا۔ وہ نورا نہیں تھی، کوئی اور تھی، لیکن تھی اسی کی عمر کی۔ جلدی سے میری ٹانگ پکڑ کے روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بھوک لگی ہے، یہاں یہ سب مجھے مارتے ہیں، تم مجھے اپنے گھر لے جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ روتے ہوئے میری ٹانگ پکڑ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے خود کو اس سے چھڑوایا تھا اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جیب سے 50 روپے نکال کے میں نے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیے اور واپس پلٹ آیا، لیکن گاڑی کا رخ میں گھر لے جانے کے بجائے اب ہاسپٹل کی طرف موڑ چکا تھا۔ بار بار یہی دل چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ نورا سے مل لوں۔ جو بھی تھا وہ ایک طرح سے میری ذمہ داری تھی، نہ ہی وہ میری سگی بہن تھی نہ سوتیلی۔ اپنی سوتیلی ماں کی وجہ سے میں اس سے نفرت کرتا تھا، جو سوتیلی ماں کی بھانجی تھی، اور پھر جو کچھ اس رات غلطی سے مجھ سے ہوا، میں اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے ہی تو اسے مینٹل ہاسپٹل چھوڑ کے آیا تھا۔ بہرحال میں ہاسپٹل پہنچا تو ایک اور جھٹکا میرا منتظر تھا۔ میں نے جب نورا کے بارے میں معلومات لینا چاہیں تو نرس فوراً سے اپنا موٹا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگی، اب یاد آئی ہے تمہیں؟ 1 مہینے بعد کتنی کالز کی تھی ہم نے تمہیں، اور تم نے تو شاید ہمارا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا۔ نرس کی بات سن کے میں تھوڑا جھینک گیا، کیونکہ واقعی میں شروع کے دنوں میں نورا بار بار انہیں تنگ کرتی تھی اور وہ ہر آدھے گھنٹے بعد مجھے کال میں لا دیتے تھے کہ ایک دفعہ اپنے پیشنٹ سے آ کے مل لیں، لیکن میں اس قدر خود غرض اور پتھر دل ہو چکا تھا کہ میں نے ایک بار بھی ان کی کال کا پلٹ کے جواب نہ دیا، الٹا ہاسپٹل والوں کا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا۔ میں نرس کو دیکھ کے کہنے لگا کہ وہ دراصل میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا، آج ہی میری واپسی ہوئی ہے۔ نورا کیسی ہے، ٹھیک تو ہے نا؟ نرس فوراً سے کہنے لگی، ہمیں کیا پتا ٹھیک ہے یا نہیں، کوئی 1 ہفتہ ہی یہاں پر بڑی مشکل سے رہی تھی، رو کر عجیب و غریب باتیں کرتی رہتی تھی، تمہارا نام لیتی رہتی تھی کہ مجھے فرحان کے پاس جانا ہے، فرحان کے پاس چھوڑا، یہاں نہیں رکنا۔ ہم نے تو اسے بجلی کے جھٹکے تک لگائے مگر اس کے دماغ پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ کسی رات یوں ہی موقع دیکھ کے یہاں سے بھاگ نکلی۔ ہم نے تو بہت ڈھونڈا لیکن پتہ نہیں کہاں نکل گئی۔ اتنا سننا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں غصے سے اس نرس کو کہنے لگا، کیسا عملہ ہے آپ لوگوں کا، کتنے غیر ذمہ دار ہیں آپ لوگ، میری بہن پچھلے 1 مہینے سے یہاں سے غائب ہے اور آپ لوگ اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نرس بھی فوراً چلا کے کہنے لگی، تمہیں اتنی فکر تھی تو کیوں چھوڑ کے گئے تھے اپنی بہن کو یہاں پر، اتنی کالز کی تھی کیوں نہیں آئے اور اب ہمیں باتیں سناتے ہو، اتنی فکر تھی تو اپنے گھر میں رکھتے، یہاں کیوں چھوڑنے آئے؟ نرس کی بات سن کے میں خاموش سا ہو چکا تھا، مرے قدموں سے گاڑی تک آیا، کتنی ہی دیر سوچتا رہا کہ نورا کہاں ہوگی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے تحاشا خوبصورت تھی، اس میں حسن کی کوئی کمی نہیں تھی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سوتیلی ماں نے ایک دفعہ یہ بھی باتوں میں بتایا تھا کہ وہ بچپن سے ہی ذہنی بیمار نہیں تھی، بلکہ جب وہ 8-9 سال کی تھی تو سوتیلی ماں کے سابقہ شوہر، جسے وہ بالکل اپنا سگا باپ سمجھتی تھی اور ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے انتقال کا صدمہ نورا کے دماغ پہ ایسا اثر انداز ہوا کہ اس کے دماغ کی نس پھٹ چکی تھی، اسے برین ہیمریج ہو چکا تھا۔ فوراً اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن خون دماغ میں جم گیا، جس کی وجہ سے اس کے دماغ پہ تھوڑا بہت اثر ہو گیا، اور یہ ایسی ہو گئی، ورنہ شروع سے میری بچی بہت ہی ذہین اور عقل مند تھی۔ میرے دماغ میں میری مرحومہ سوتیلی ماں کے الفاظ
अल्फाज गूंज रहे थे। मैं पछता रहा था कि मैं ने क्या कर दिया। बहरहाल जैसे ही घर आया तो राबिया मेरे लिए तैयार थी। उसने मेरे मनपसंद खाने बना रखे थे। राबिया के हाथ का खाना खाकर एक बार फिर मैं सब कुछ भूलने लगा और फिर उसके साथ अपनी ज़िंदगी में मगन होने लगा। वक्त यूं ही गुजरता रहा। कुछ माह बाद राबिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मेरी ज़िंदगी तो पहले से ज़्यादा बाहर आ गई। पहले बच्चे को लेके हम लोग बहुत खुश थे। पहले महीने से ही हमने शॉपिंग करना शुरू कर दी। राबिया के साथ एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मुझे पहली औलाद बेटी चाहिए थी और राबिया को बेटा। मगर जैसे ही 7वां महीना शुरू हुआ और डॉक्टर ने राबिया का अल्ट्रासाउंड किया तो वो परेशान हो गई। मैं भी वहीं पे मौजूद था। वो कहने लगी, पता नहीं अचानक ये सब क्या हो गया। पहले 5 महीने तो बच्चा बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा था, लेकिन अब बच्चे के सर में एक बहुत बड़ा ट्यूमर देखा गया है। बच्चे का सर बहुत बड़ा हो रहा है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वो हमारे सामने करते हुए बोली, हम दोनों ही परेशान हो चुके हैं। मुसलसल दुआएं कर रहे थे। राबिया दवा खा रही थी, लेकिन 9 माह बाद जब उसे बड़े ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे को देखकर मेरा दिल फटने को था। उसके नाजुक से सर पे उसके सर से 3 गुना बड़ा एक ट्यूमर बना हुआ था। डॉक्टर का कहना था कि बेहतर है इस बच्चे को इस तकलीफ से आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा है और उल्टा अजियत में है। हमें इसके लिए आज़ादी पैदा करनी चाहिए, क्योंकि इसने बचना ही नहीं। हमें लग रहा था जैसे हमारे 9 माह के सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके हों। राबिया तो अभी बेहोश ही थी और मैं नहीं चाहता था कि वो उठ के बच्चे की ये हालत देखे। बच्चा धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा था और फिर चंद लम्हात बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। वो हमें छोड़ के चला गया। राबिया और मैं फूट फूट के रो रहे थे और यहीं से मेरी ज़िंदगी में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। राबिया के ऑपरेशन का खर्च और फिर उसको संभालने के लिए ऑफिस से मुसलसल छुट्टियां लेने की वजह से मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया था। मैं साथ साथ नई नौकरी भी ढूंढ रहा था। जमा पूंजी भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। जब मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मेरे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो, उसने मुझे 30 लाख इन्वेस्टमेंट करने का कहा। राबिया क्योंकि अपने माँ बाप की इकलौती थी, उसे भारी जेवरात मिले थे। जैसे तैसे उसकी मिन्नतें करके मैंने उसका जेवर लिया और कुछ मेरी माँ का जेवर भी पड़ा था, जिन्हें बेच के मैंने 30 लाख रुपये अपने दोस्त को दे दिए और ये सोच रहा था कि बस अब मुझे लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मगर वहाँ भी मेरा दोस्त मुझे धोखा दे गया। जो कारोबार हम शुरू करने वाले थे उसमें हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं राबिया के घर वालों को जब इस बात का पता चला तो वो भी गुस्से से मुझसे पैसों की डिमांड करने लगे। राबिया भी गुस्से से अपना जेवर वापस मांग रही थी।